अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जमात इस्लामी का जो धरना है वो 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। उनके मुतालबात अपनी जगह मुख्तलिफ उनकी मुलाकातें हुकूमती वफ़द के साथ हो चुकी हैं, लेकिन बेनतीजा अब तक ये सारा का सारा मामला। और फिर ये कहा गया है कि जो पैगाम उन्हें पहुँचाया गया है वो ये कि जो मुतालबात हैं उनका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है और वो डूएबल नहीं है। उस तरह से जो मुतालबात जमात इस्लामी ने रखे हैं उनको पूरा करना बज़ाहिर इतना आसान नहीं है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए। लेकिन मुसलसल 8वें रोज़ में रावलपिंडी में मौजूद हैं, ये धरना जारी है। और इनिशियली हमें बताया गया था कि प्लान ए, प्लान बी, सी, डी मुख्तलिफ प्लान्स हैं, लेकिन अब तक 8वें रोज़ में भी ये एक ही मुकाम तक महदूद है। और उसके बाद हमें जब से यहाँ पर पड़ाव किया तो कोई उसके बाद दूसरा प्लान हमें एग्जीक्यूट होता हुआ फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहा। और अगर कहा जाए जिस तरह से जब ये धरना लेकर आए थे और जो एक प्रेशर हुकूमत पर बिल्टअप हुआ था, वो प्रेशर भी अब उस तरह से नहीं रह गया हुआ, तो ये भी बात बड़ी हद तक दुरुस्त होगी। और बाकी जो फैज़ाबाद का मुकाम था या डी चौक पर जाने की बात थी, अब जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी जुड़वा शहरों में अपने हिसाब से जारी हैं। तो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये धरना, क्या मज़ीद मुतालबात अब सामने रखे जाएंगे और प्लान दूसरा क्या अब एक्टिवेट किया जाएगा जिससे हुकूमत को अंडर प्रेशर लाया जा सके, ये बहरहाल एक अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बज़ाहिर इस वक्त यकीनन कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है जमात इस्लामी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो एक अब ग्रैंड अलाइंस बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इससे पहले उनकी एक एहतजाज जो कि एग्जैक्ट ऑन द डे जब जमात इस्लामी ने करना था तब उनका एक एहतजाज था, अदालत से इजाज़त ना मिलने पर उसको पोस्टपोन किया गया, फिर 5 अगस्त की तारीख दी गई और फिर 5 अगस्त का जो एहतजाज था अब वो भी KPK के एक शहर तक, एक इलाके तक उसको महदूद करने की बात की जा रही है। वहाँ पर एक जलसा करने की बात की जा रही है और दावत दी गई है कि तमाम लोग आएँ। फिर ग्रैंड अलाइंस बनाने की जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा तमाम वो जमातें जो हुकूमत मुखालिफ हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। उसमें एक बड़ी जमात इस्लामी जो कि इस वक्त ऑलरेडी धरना दिए बैठे है, उसने इस ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो अब कितना मसल और स्ट्रेंथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि वो एक पावरफुल शो पुटअप कर सके। उसका एक तो जवाब जब वो सिर्फ महदूद हो जाते हैं KPK के एक इलाके तक तो उसमें बड़ी हद तक हमें वाज़ेह मिलता है। और फिर जब बानी PTI बाहर नहीं है तो ऐसी कोई क़यादत है जो अवाम को एहतजाज या जलसे जुलूस या इस तरह की चीज़ों के लिए मुतहरिक कर सके, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। गो कि 8 फरवरी को अवाम इलेक्शन के लिए तो निकल आए, वोट डालने के लिए निकल आए, लेकिन एहतजाज की सियासत करना और एजिटेशन करना ये किस हद तक इस वक्त उसके लिए कोई लीडरशिप मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और क्या कारकुनान भी निकलेंगे या नहीं, इसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं है। इसीलिए शायद हमें आए रोज़ डिफरेंट जो टैक्टिक्स हैं वो नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और बज़ाहिर इसी तरह की एक सूरत हाल है। इसमें अब हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हैं, जबकि बिजली के बिल कम नहीं किए जा सकते, उसमें कोई रिलीफ़ नहीं है, बाकी महंगाई में कोई रिलीफ़ नहीं है, अवाम बहरहाल तंग है। और हुकूमत के जाने की बातें भी हम सुन रहे हैं, कब जाने की, किसके आने की, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त का एक मौजूदा सियासी मंजरनामा है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस मामले पर हम बात करें और इसका कोई वे आउट है, इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं, ज़रा कुछ बात इस हवाले से भी की जाए। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अमीरुल अज़ीम साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा MNA हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम कहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, एहतजाज एक जो कि पहले अलाम था आपके लिए, इस्लामाबाद तक आए, फिर पिंडी महदूद हो गए, मुलाकात कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, मुतालबात उनके बड़े जायज़ हैं। जब वो कहते हैं कि जो गैर ज़रूरी अयाशियाँ हैं, ख़र्चे हैं, चीज़ें हैं, उनको बंद किया जाए, तमाम तर चीज़। अब जो बिजली के बिलों का मामला है वो यकीनन एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ओवरनाइट किया जा सके, लेकिन अब ये बॉदरसम है आपके लिए एहतजाज जमात इस्लामी का, या ठीक है बस 8वां रोज़ हो गया, चलता रहे अपनी जगह पे, मुतालबात आपने भी नहीं मानने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज जमहूरी तरीके से होते हैं और वो हमेशा होते रहे हैं। इससे पहले PTI TLP का भी एक एहतजाज हुआ था, वो 3-4 दिन बैठे, उनके जो मुतालबात थे उनसे फिर मुज़ाकरात हुए और वो
چلے گئے. جماعت اسلامی ہے, یہ آئے, ان کا احتجاج تھا, ان کا یہ تھا کہ ہمیں کوئی جگہ دی جائے, تو ہم نے لیاقت باغ میں ایک ظاہر ان کا احتجاج ایک جمہوری طریقہ تھا اور ہر جماعت کا حق ہوتا ہے. وہ آئے لیاقت باغ میں, ہم نے ان کو جگہ دی, وہاں وہ بیٹھ گئے. پھر ایک حکومت کی مذاکراتی ٹیم, ان کی مذاکراتی ٹیم سے محل ماحول چلتا رہا, مذاکرات ہوئے, راؤنڈ ہوا, 1 ہوا, 2 ہوئے, 3 ہوئے, اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کے کچھ کارکن رہا بھی ہو گئے ہیں. جی جی ظاہر ہے یہ بھی ایک مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیزیں جو بجلی کا ہے, ایک بلوں کا, وہ بالکل ہے. وہ IPP کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ساتھ چلے آ رہے ہیں, اور ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس پہ کام ضرور ہو رہا ہے. پھر یہ سولر پینل کا ایک جو 14 گز سے پنجاب حکومت دے رہی ہے, وہ بھی غریبوں کے لیے کم سے کم ان کا پنکھا اور بجلی اور چلے اور آسانی ان کے لیے ہو. لیکن یہ جو مذاکرات ہیں, یہ اب مجھے یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی. ان کی ایک معاشی ٹیم تھی, تو ہماری بھی ایک معاشی ٹیم ان کے ساتھ کہا جی کہ آپ مذاکرات کریں, آپ کے پاس کوئی اس کے لیے اچھے کوئی اصلاحات ہیں, کوئی ایسی آپ کے پاس چیزیں ہیں جو ہم شیئر کریں اور یہ ایک فائدہ ہو عوام کو بجلی کے لیے جو اتنی مشکلات ہیں. تو وہ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ آج کافی کارکن جماعت اسلامی کے رہا ہوئے ہیں, اور اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ آئے گا. ابھی مذاکرات چل رہے ہیں, پھر ان کا کوئی لیکن یہ تو جماعت اسلامی واضح موقف رکھتی ہے کہ یہ بے نتیجہ ہیں, اور آپ لوگوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو مطالبات ان کے ان پر اس طرح منوان عمل نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کو ایک بات کی کہ ان کے جو کارکن رہے ہوئے بھی ایک مذاکرات کا حصہ تھے. جو چیزیں ایک جو آپ سمجھیں جس کو حل فوراً ہو سکتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں ہم نے ان کے سامنے چیزیں کچھ رکھی ہیں. ان کی ایک معاشی ٹیم تھی, پھر اب مذاکرات رک گئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ٹیبل پہ جب بات چلے گی تو آگے بات نکلے گی, ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, حل نکل آئے گا؟ اور نہیں دیکھیں, ہمیشہ سے جو ہوتی ہے نا اپوزیشن, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اس طرح کی بات کرے, لیکن جو جائز چیز ہوتی ہے اس پہ ضرور نظر ثانی بھی کی جاتی ہے. حکومت کا بھی یہ خواہش ہے کہ بجلی کے بل جو اتنے مشکل حالات ہیں ان کو قابو پایا جائے. اور ہم تو یہ کہتے تھے کہ سب سیاسی جماعتیں اپوزیشن والے ہیں, وہ بھی ایک ٹیبل پہ آ جائیں تو ہم ان کا کوئی حل نکالیں. ان کا حل نکلے گا, آپ دیکھیں گے مہینے 2-3 بعد بجلی کے بل کم ہونے شروع ہو جائیں گے, اور جو چیزیں حائل ہیں اس میں ان کو انشاءاللہ کنٹرول کیا جائے گا. اور سولر پینل کا جو ایک طریقہ چل رہا ہے, ماہرین کی رائے یہ ہے کہ کوئی کمی ہوتی ہوئی بظاہر اتنا آسان نہیں ہے بجلی کے بلوں میں آنے والے وقت میں بھی, وہ نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں وہ یہ کہ IPP سے جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ انٹرنیشنلی آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا حل راستہ نکال رہے ہیں. جیسے یہ سولر پینل کا ایک 14 اگست سے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت تو شروع کر رہی ہے, تو باقی صوبوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے. اور ویسے بھی حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ آپ کو مہینہ 2-3 یہ جو گزریں گے اس میں بجلی کے بل کم ہوتے ہیں, آپ کو نظر آئے گا, اور اس کا سولوشن انشاءاللہ نکل آئے گا. امیر العظیم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, موقف اس وقت حکومت کا کچھ اور ہے, آپ کی جماعت کچھ اور موقف رکھتی ہے. 8 روز ہو گئے آپ کا دھرنا جاری ہے, کب تک یہ اسی طرح جاری رہے گا؟ اور کوئی اور پلان جو اس وقت قابل غور ہو جس پر عمل درآمد کیا جائے کہ اگر حکومت نہیں مان رہی, بے نتیجہ ہیں آپ کے تمام تر معاملات, تو پھر کوئی اور پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں؟ دیکھیے, اب تک کے جو 2 ادوار ہوئے ہیں اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ حکومت کی سیاسی ٹیم اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم اس نے جماعت اسلامی کے موقف کو تسلیم کر دیا ہے, اور انہوں نے مان لیا ہے کہ IPPs میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں, اور بجلی کی لاگت بہت بڑھتی چلی گئی ہے. یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ لاگت کم ہو سکتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانسک آڈٹ بھی ہو سکتا ہے, جو پیسے فالتو چلے گئے ہیں وہ واپس بھی لیے جا سکتے ہیں. اب صرف انتظار ہے کہ وہ کوئی نوٹیفائی کرے مرحلہ وار ان سارے مطالبات کے حوالے سے, کوئی ایسے اقدامات طے کرے جس میں ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, کوئی ہم لڑنے نہیں آئے, ہم مذاکرات پہ یقین کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اور جب تک عوام یہ حکومت اور حکومتی بیوروکریسی اور جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کے کانوں سے جو نہیں, دیکھیے جب بھی کہیں کوئی انتخابات ہو جائیں جیسے کر کے لیے ہو جائے, چلے اب آپ کی حکومت بن گئی,
हर हुकूमत जायज तरीके से बने या नाजायज तरीके से बने, फॉर्म 45 वाली हो या 47 वाली हो, इसकी पहली कोशिश होती है अगर 100 दिनों में वो एक हनीमून पीरियड गिना जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि वो अवाम को रिलीफ देती है, नई हर तीसरे दिन जो है वो बिजली के लागत में इजाफा होता है, यूनिट प्राइस इजाफा होता चला जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब उन्हें एहसास तो हो जाना चाहिए कि पूरे मुल्क के अवाम क्या तर्जुमानी करने वाले लोग दिल्ली और इस्लामाबाद में उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, और अगर ये एहसास न हुआ तो मैं तो देख रहा हूँ कि अगर कोई फौरी और नतीजा खेज इस्तेमाल न हुए तो ये एक और नाफरमानी की तरफ चले जाएगी। इसलिए कि ये मसला सिर्फ गरीब का नहीं रह गया। गरीब ने तो अपना पंखा बंद कर लिया, हाथ से वो पंखा चला लेता है, रात को सो जाता है, दिन में जो है ना वो उसके बगैर गुजारा कर लेता है। फिर मिडिल क्लास वो बेचारी फंसी हुई है, कोई मतलब औरतें जो है वो अपनी बालियां बेच रही हैं, जेवर बेच रहे हैं, अपने जो जमा शुदा अखराजात है, किसी ने बीमारी के लिए, किसी ने किसी और मकसद के लिए हासिल किए उसमें सर्व कर रहे हैं। उसके बाद अगला मसला बन गया इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री बंद हो गई है क्योंकि जब आप 60 रुपए यूनिट की लागत के ऊपर जो है वो आप बिजली को फराहम करेंगे तो कारखाने नहीं चलते, फैक्ट्रियां बंद हो गई हुई हैं, बेरोजगारी फैल गई है। अब यही होगा कि आप सब्सिडी के बजाय या सोलर पैनल, ये एक बड़े सतही किस्म के इकदाम हैं, आप बिजली की लागत को कम करें। ये लागत 2 तरह से कम हो सकती है। तो ये जो मुफ्त बिजली बांटना है खत्म करें। हमें आज तक वो नहीं समझा सके कि ये मुफ्त बिजली क्यों बांटी गई है। यानी आप 30% की पेमेंट जो है वो कर रहे हैं उस बिजली की जो आप खरीद रहे हैं, 70% आप पेमेंट करें जो आप नहीं खरीद रहे। भाई अगर आपकी ट्रांसमिशन का कोई मसला था, आप समझते थे कि डिमांड कम हो गई हुई है या आपकी बिजली की तारें इतनी नहीं है कि वो 100% का बोझ बर्दाश्त करती, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई कमी कुताही थी, तो आप कम से कम कुछ सन्नतों को आप कह देते कि स्टील इंडस्ट्री को कह देते कि आईपीपी के कारखानों के साथ जो है वो फर्नेसें लगा देते, क्योंकि मुफ्त में आप उनको पैसे दिए हैं वो आप उनको सस्ती बिजली दे देते, जिस तरह से टैक्स फ्री जोन बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन किसी ने पिछले 30 सालों में इस इशू के ऊपर जो है ना वो आंखें नहीं खोली। बुनियादी वजह ये कि मफादात का चक्कर था। हर हुकूमत में ऐसे लोग शामिल थे कि जो ये मुफ्त के पैसे ले रहे थे और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो किक टैक्स ले रही थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्राइसिस बन गया हुआ है। इस दफा जो तख्मीना सामने आया है कि जो हमारा डिफेंस बजट है वो है 2400 अरब, और जब आप पे कर रहे हैं वो आईपीपी को सिर्फ कैपेसिटी सरचार्ज के नाम के ऊपर वो 2600 अरब बन गया है। आप देखिए कि एक साल के अंदर कितनी बड़ी आप कौम से एक ज्यादती कर रहे हैं कि जिस कौम ने बिजली नहीं हासिल की। राइट अमीरुल अजीम साहब, ये जो बातें आपने दोबारा दोहरा दी, ये यकीनन आपका जो मौक़िफ़ है ये हम जानते हैं, वी आर वेल अवेयर। अब मेरा जो सवाल था आपसे कि ये तो आपने मुतालबात रखे और ये आप मुसलसल 8 दिन से भी ये बातें दोहरा रहे हैं। अब इन पर जो हाफिज़ साहब कह रहे हैं वो ये कि हुकूमत मुतालबात के नाकाबिल अमल होने का पैगाम भिजवा रही है। अब आगे क्या करेंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। 8 रोज़ से तो आप ये मुसलसल बात कर रहे हैं। हमें किसी मुज़ाकरात में दोनों हिस्सों के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नाकाबिल अमल है। पहले मुज़ाकरे में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फिजिकल स्पेस नहीं है। अगली मुलाकात के अंदर वो भी हमने उनकी निशानदेही कर दी कि आप अपनी डिमांड को सही करें, सप्लाई को ठीक करें, और दूसरे ये वक्त अपने खर्चात में कमी लेकर आए। वो मान गए, टेक्निकल टीम मान गई। अब देश उनकी कोर्ट में हमने ये ऐलान किया है कि अब किसी तरह की किसी टेक्निकल और पॉलिटिकल गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत ये है कि आप इक़दामात तय करके ऐलान करें। और अगर आपने कोई टेक्निकल दोबारा गुफ्तगू करनी है, टालने के लिए कोई दोबारा जो है वो कोई मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर कैमरे के सामने हो ताकि पूरी कौम देखे कि किसका क्या मौक़िफ़ है। मैं अमीर साहब आई स्टिल रिपीट माय क्वेश्चन, अभी तक तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है ना आप लोगों के, अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 8 रोज़ हो गए आपको पिंडी में बैठे हुए, आप मजीद बैठे रहेंगे? देखिए, उसके बाद अगर वो नतीजा नहीं देंगे, आप इक़दामात और ऐलानात नहीं करेंगे, तो ये धरने पूरे मुल्क में फैलेंगे।
ہم کراچی سے دھرنے کا آغاز کریں گے, پشاور سے کریں گے, لاہور میں بھی یہ دھرنا بھی جاری رہے گا, اور پھر یہ شہر شہر پھیلتا چلا جائے گا. ماسز کی اس کے اندر انوالومنٹ آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیے کہ آج 8واں دن ہے, یہ دھرنے کے شرکا کم نہیں ہو رہے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہدہ صاحبہ, کیسے دیکھتی ہیں آپ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں؟ بڑی ایک ان کی ڈفرینٹ سی پوزیشن ہے, نہ وہ حکومت کے اتحادی کہلاتے ہیں پورے طور پر, نہ وہ برڈن شیئر کرتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت جو بھی معاملات ہیں ان کا, اور کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی تنقید بھی کرتے ہیں اور آئینی عہدے بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر بھی بہت سارے لوگ بہت سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا بیہیویئر ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یا تو آپ پوری طرح سے ذمہ داری لیں دیٹ یو دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, یا آپ بالکل علیحدہ ہو کے اپوزیشن کی طرف بیٹھیں. آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں, حکومت میں شریک بھی نہیں ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, برڈن بھی نہیں لیتے. یہ بڑی ایک عجیب ہائبرڈ سی پوزیشن پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہوئی ہے. کیا کہیں گی اس پر آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, جس طرح آپ نے بیان کیا ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتی تو آج نہ تو یہ حکومت میں ہوتے, نہ ہی ان کا بجٹ پاس ہوتا, نہ ان کا پرائم منسٹر ہوتا, نہ کیبنٹ میں ہوتا. آپ نے جس طرح بالکل پیپلز پارٹی کے کردار کو ڈینائی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف آئینی عہدے لے کے بیٹھی ہے, ایسا ہرگز نہیں. جب مشکل وقت آ رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر, پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے. ہم نہ احتجاج کر رہے ہیں, نہ دھرنے دے کر عوام کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. ہم معاشی جو ہم مشکلات کا شکار ہے پاکستان, اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ڈیریل نہ ہو. اس ملک میں پارلیمان جو کہ سب سے زیادہ سپریم ہوتی ہے, اس کا وقار مجموعہ اور تمام فیصلے پارلیمان کے اندر بیٹھ کر ہو, اور پارلیمان ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر تمام مشکلات کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہوں, اپوزیشن کے ہوں یا پھر ایم ایل این کے ہوں, جب گندم کا بحران آیا ہم سب نے متفقہ آواز اٹھائی اور اس پہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی, اس کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وہ جو بھی کیا گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس نے کیا کیا. اس کے بعد معاشی کرائسس کے اندر بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے جو تحفظات تھے, جہاں دوسرے چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اس کو اجاگر کیا, اور اس کے بعد جو ان کے وعدے تھے حکومت کے انہیں پورا نہیں کیے تھے, انہوں نے وعدہ پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی. پیپلز پارٹی نے پھر بجٹ پاس کیا. اسی طرح جہاں جہاں جب حکومت کو مشکلات آتی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ حکومت گرے, جمہوریت کو نقصان ہو. جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا, جب بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس وقت جمہوریت کو گرانے کی سازش کا حصہ نہیں بنی, ورنہ 2014 میں ہی پی ایم ایل این کی حکومت کو گرا دیا جاتا. آپ کو سب معلوم ہے. پھر 2018 میں جب پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آر ٹی ایس بیٹھانے کے نتیجے میں جو حکومت ہمارے سے وجود میں آئی, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا نہیں, ہمیں پارلیمان میں جانا ہے. سب کو آمادہ کیا گئے, اور ہم نے وہ جمہوری پروسیس جو شہید محترمہ زینت بھٹو صاحبہ کے لہو کے بعد اس پاکستان کو ملا ہے 2008 سے, اور آج تسلسل کے ساتھ جاری ہے. تو آج بھی وہ تسلسل کے ساتھ جمہوری حکومت جاری ہے, اور جس کو بھی جو اکثریت ملی ہم نے کہا اس کا احترام کریں, پارلیمان میں بیٹھے, بجائے ہم شور شرابہ کرنے کے الزامات کی, بہتان کی سیاست کریں. اس وقت ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان چونکہ اس وقت جن کرائسس کا ایک طرف دہشت گردی ہے, دوسری طرف معاشی بحران ہے, تیسری طرف جو خارجہ پالیسی ہے, وہ ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت سیاسی طور پہ مستحکم ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں شاہدہ صاحب سیاسی طور پر تو مستحکم اپنی جگہ پر ضرور ہونا چاہیے, پر آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جو مجھے ملا ہے کہ شاید عوام کے لیے مشکلات, دھرنے, احتجاج, یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا حصہ ہے, اور عوام کے لیے کیا مشکلات اس میں, مطلب اس کی کیوں مخالفت کرنی چاہیے؟ دیکھیں, مخالفت ہم نے بھی نہیں کی, جمہوری حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا, اور ایک عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا. آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی اس طرح کی بات نہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم ڈی چوک پر پہنچے اور تو ہماری لیڈرشپ نے پرامن طریقے سے منتشر ہونے کا حکم دیا. ہم نے عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالا کہ جی ہم دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو صبح بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یا جو جاب سے جاتے ہیں, سارے کام آپ دیکھیں کہ ان روڈ بند ہونے سے بلاک ہوتا ہے, لوگ متاثر ہوتے ہیں, مریض متاثر ہوتے ہیں, تو ہم نے وہ عمل نہیں کیا.
जैसे ही हमारा काफिला यहाँ पहुंचा, हमने अपना जो आईनी और कानूनी हक था उसको इस्तेमाल करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूवमेंट जमा कराई तहरीक, और उस तमाम जो हमारे वर्कर्स थे उनको उनके घरों पे भेजा। फिर पार्लियामान का किरदार शुरू हुआ और आपने देखा कि वो एक बेहतरीन अंदाज से तमाम अपोजिशन ने मिलकर पहली मर्तबा एक कामयाब मूवमेंट हुई, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पाकिस्तानी अवाम ने देखा कि एक तारीखी तब्दीली हुई कि अपोजिशन बेंचेस ट्रेजरी बेंचेस में और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में तब्दील हुई। तो ये तरीका होता है कि हाँ आप बिल्कुल एहतजाज करें, आपका आईनी कानूनी हक है, लेकिन उसका एक आप खुद सोचे कि इस वक्त जबकि हम IMF, हम वर्ल्ड बैंक, दीगर ममालिक से कर्ज लेके पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं, उनकी शराइत के ऊपर, फिर हम उन शराइत को किस तरीके से सैबोताज करें, उनको वायलेट करें। आपने देखा कि एक मर्तबा उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जब IMF से मुआहदा किया और उसके बाद उस मुआहदे को, एग्रीमेंट को वायलेट किया, तो उससे हमें आज तक जो भुगतना पड़ रहा है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पार्लियामान में, कमेटियों में, स्टैंडिंग कमेटियों में हल होती है, कमेटीज बनती हैं, वहाँ इन इश्यूज को उठाया जाता है और वहीं से मसाइल का हल निकलता है। राइट, शायद साहब पॉइंट आ गया। मैं बट साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त अब एक जो बड़ी खबर है वो ये कि ग्रैंड अलाइंस एक बनाने का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनका सारी वो जमातें जो आपकी मुखालिफ हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और एक ग्रैंड अलाइंस हम बनाएंगे। जमात इस्लामी ने, जो मेरे पास खबर है, उन्होंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, पर बाकी बहुत सारी दीगर जमातें हैं जो शायद उनका साथ दें। ये कोई प्रेशर है गवर्नमेंट के लिए? आप समझते हैं कि अगर और जमातें इकट्ठी होती हैं, एक जमात सरापा एहतजाज है, मज़ीद अलाइंस बनते हैं, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज, और फिर एक पब्लिक सेंटिमेंट जिसको आप जानते हैं कि महंगाई इस वक्त एक बड़ा मसला है हर किसी के लिए, उसमें फिर आम लोग भी शामिल होते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर आपकी हुकूमत के लिए मामलात को चलाना। देखें, पहले मैं ज़रा पीपल्स पार्टी की या मैंने साहब का जवाब दे दूँ कि ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM हमने मिल के हुकूमत बनाई है, और मुझे ये यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में इनके वज़ीर भी हल्फ उठाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी का जब ये इकट्ठे एक हुकूमत बना रहे थे, जो आपस में एक बात हुई, उसमें गवर्नर पंजाब में इनको मिला, KPK में गवर्नर इनका है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब है, चेयरमैन सेनेट जो है वो भी इनके हैं, डिप्टी स्पीकर भी पीपल्स पार्टी के हैं। अब मज़ीद वो ओहदे मांग रहे हैं कि पंजाब मना कब किया है सेनेटर साहब? नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, जो बजट भी हुआ उसमें तीनों जमातों ने मिल के उस बजट को पास भी किया और आपस में बात भी हुई। इसके अलावा आप देखें ना, ये सियासत जमात अगर कोई अपना बयानिया बनाना चाहे तो वो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम तीनों हुकूमत बनाने में राजी थे, हमने हुकूमत बनाई, हालात ऐसे थे। पीपल्स पार्टी, शाहिदा साहब ने इनकार तो नहीं किया। पीपल्स पार्टी गई पहले MQM के पास, PTI वालों के पास, वो क्या हम हुकूमत बना ले, नहीं बनाई। अब भी मैं कहता हूँ कि PTI चाहती है तो हुकूमत के खिलाफ ले आए, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बना ले, ये तो एक जमहूरी हक है जिसका करना है। लेकिन जो हालात हैं उन हालात में हम सब जो सियासी जमातों को एक चीज़ के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। देखें, महंगाई बहुत है आपके सब के सामने, और महंगाई की वजह क्या है? ये 2018 से ये जो तसलसल चला, इमरान खान को मुसल्लत किया गया, अच्छा बड़ा चलता पाकिस्तान हमने कहाँ पहुँचा दिया। इनके ज़िम्मेदारों को अगर सज़ाएँ मिल जाती, उनको पूछ लिया जाता, अवाम के कटारे में उनको ले आए थे, तो मेरा ख्याल है आज ये हालात ना होते। लेकिन अब ये दहशत गर्दी भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ जी कि ये एक ऐसा जहर है जो पाकिस्तान में, आप देखें KPK में कितनी दहशत गर्दी के हालात ख़राब है। वहाँ का KPK का वज़ीर आला जब अंदर PM साहब के साथ जब चारों सूबों की मीटिंग होती है तो वो कहता है ठीक है जी हम आपका साथ देंगे, बाहर आके वो तकरीर करता है नहीं जी हम तो इस जो ऑपरेशन होगा इसके साथ नहीं है। तो मुराद ये है कि हम सियासी जमातों को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूत करें, दहशत गर्दी ख़त्म करें। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये महंगाई इसका जो सिलसिला पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक महंगाई का जो सिलसिला चला है वो हर जगह मौजूद है। लेकिन हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो, ख़ासकर बिजली के जो बिल हैं इस पे
हुकूमत बिल्कुल बहुत सीरियसली सोच रही है और आपको नज़र आएगा कि आइंदा अगले 2-3 महीनों में अब एक और पीएम साहब ने काम किया कि उन्होंने जो आखिरी तारीख बिलों की थी उसको बढ़ा दिया 10-15 दिन और रिलीफ दिया। लेकिन ये जो सोलर पैनल वाला एक ये जो अब पंजाब हुकूमत भी कर रही है, बाकी मुझे यकीन है बाकी सूबे भी इस पर अमल करेंगे और इससे कम से कम 200 यूनिट वाले या 250 यूनिट वालों के लिए वो बिजली का बिल, एक बल्ब और एक पंखा चलेगा तो बड़ी आसानी होगी। इन बिलों से जान छुड़ाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूती के लिए हमें सियासी जमातों को सबको मिलकर एक पेज पे बैठना चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने जो ग्रैंड लाइंस की बात की वो कितना बड़ी समय मैं ग्रैंड लाइंस की बात कर दूं, पीटीआई का आप हाल देख लें, वो अकेली जमात है, वो तो लोगों को 2 दफ़ा वो जलसा अपना कैंसिल कर चुके हैं कि जी हमें कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। जो जलसे सियासी जमातें करती हैं कोर्ट का इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते, लोग आ जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक तकरीर करके लोगों को ये पैगाम दे देते हैं, आवाम को मैसेज भी दे देते हैं कि हमारे साथ ये लोग हैं, और वो जलसा ख़त्म भी हो जाता है, जो उन्होंने बात करनी होती है लीडर ने कर जाता है। ये अब बाहर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वहाँ कम से कम 80-85 एम ए उनका 12-15 आके बैठते हैं, सुबह 11 बजे नाश्ता करते हैं, ठीक ठाक आके बैठते हैं, शाम को 7 बजे घर चले जाते हैं, और उनके लिए भी लोग बाहर से नहीं आते। जो पीटीआई को कहते हैं ना हम हमारी बड़ी मकबूलियत है, तो अवाम उधर ही आके उनको देख रहे ये क्या कर रहे हैं। तो वो अलायंस मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो इन्होंने किया, मौलाना अब या तो ये मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले जाएं। एक बात है कि जमात इस्लामी के लिए कहा जी हम आपके साथ इकट्ठे होते हैं, तो मैंने तो ये कहा था कि ये अब पीटीआई जमात इस्लामी में मर्ज हो जाए ऐसी बात है, और उन्होंने भी इनकी बात नहीं मानी। तो ये पीटीआई का तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं यकीन कि पीटीआई कोई अच्छा जलसा भी कर लेगी। आपको जो अवाम का सेंटिमेंट है, जो अवाम सताई हुई है इस वक्त महंगाई से, वो बिल्कुल ठीक है, आप वो सेंटिमेंट भी आपको परेशान नहीं करता? नहीं, हमें देखें हुकूमत को बहुत परेशानी है, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि इन हालात को काबू पाने के लिए वक्त और टाइम चाहिए। जिस तरह के हालात हो गए उसको अब एक दिन में आप ठीक नहीं कर सकते। महंगाई ज़रूर है, उसमें कमी आ रही है। आप देखें पंजाब में, मैं फिर बात करूँगा कि रोटी भी सस्ती हुई, इस पे चेक एंड बैलेंस का भी काम किया गया, चिकन सस्ता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाहें में देखें जब बजट हुआ तो 25% तनख्वाहें बढ़ाई गई कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाए। लेकिन मुश्किल हालात हैं, ये इंशाल्लाह हम इस पर काबू पाएंगे और सब सियासी जमातें मिल के ये काम करेंगी तो जल्दी आसानी हो जाएगी। अपोजिशन को चाहिए कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने के बजाय हुकूमत का साथ दे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमीर नज़ीम साहब, आपकी क्या राय होगी, ये जो ग्रैंड अलाइंस की बात है उस पर जो मेरे पास इतलात हैं, आप लोग तो नहीं शामिल हो रहे उस ग्रैंड, अब बातें आप लोग तकरीबन एक जैसी करते हैं। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में पहले फॉर्म 45-47 वाली बातें की, वही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, वो आपके इस धरने की हिमायत का ऐलान ज़रूर करते हैं, लेकिन आप अब उनकी तरफ नहीं जा रहे, वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी जो उनके साथ गुफ्तगू हुई है उसमें हमने उन्हें कहा है कि मकासद में हमें यकसानियत रखनी चाहिए और जिस जिस मकसद पे हमारा इत्तफाक हो उसके लिए हम अपने अपने प्लेटफार्म के ऊपर बैक वक्त जद्दोजहद करें। अगर आप अपने किसी प्रोग्राम में हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे, और अगर आप ये चाहें कि हम किसी अलाइंस में कोई हिस्सेदार बन जाएं, कोई मनसब ले लें, कोई उसके अंदर जिम्मेदारी उठा लें, वो हमने कहा कि माजी के तजर्बात के पेश नज़र हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये बड़ी जमातें जब जद्दोजहद करती है तो फिर ये कहीं ना कहीं किसी जगह पे मुज़ाकरात करती हैं, कोई फ़ौज के साथ करता है, कोई सियासी दानों के साथ करता है, और बाकी लोग जो एसार और कुर्बानी वाले हैं वो देखते रह जाते हैं। तो इसलिए हमने ये तय किया है, ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, हमने कुछ 2 साल पहले ये तय कर लिया था कि हम कोई अलाइंस नहीं करेंगे, ना दीनी जमातों का न सियासी जमातों का, अलबत्ता मुश्तरकात के ऊपर जो है वो इत्तफाक के राय से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट, आप अभी मतलब किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन गुंजाइश है कि आप जहां पर चीज़ें आपके कॉमन इंटरेस्ट होंगे वहां पर आप आगे साथ चलेंगे। मुश्तरका एक्टिविटीज़ करेंगे, मुश्तरका सेमिनार, जलसे, जुलूस, ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद में ओहदेदार बनना जो है वो हमारे लिए इस वक्त
मुमकिन नहीं है, और इस पर पीटीआई और हमारा इत्तफाक हो गया हुआ है। राइट, अमीरुल नज़ीम साहब, ये जो बातें अभी भट्ट साहब ने भी, सेंटर साहब ने जिस तरह कहीं, हुकूमत को खुद परेशानी है, फ़िक्र है, और ये बात तो शायद वो आप भी समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि चीज़ें ओवरनाइट हम नहीं हल कर सकते, आप हमारा साथ दें सारी जमातें मिलकर, और मिलकर हम मुल्क को इस बहरान से निकालते हैं। तो ये इसकी कोई गुंजाइश आपको नज़र आती है कि आप टाइम दें, रिविज़िट करें, या ये अंदाज़ा लगाएं कि नहीं, ये भी सीरियस है मामलात को हल करने में, और ये धरने मुश्किलात में इजाफा करेंगे और कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है असूली तौर पे हम ये समझते हैं कि 30 बरसों से तकरीबन इन्हीं पार्टियों ने गंद मचाया हुआ है, लेकिन इसकी सफाई के लिए भी कुछ मुद्दत चाहिए होगी, हम वो मुद्दत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मुद्दत बयान के ऊपर नहीं मिलेगी, ये मुद्दत जो है वो अमल के ऊपर मिलेगी। आप अपनी मंजिल का तय करें और उस रास्ते की तरफ एक मुनासिब स्पीड के साथ बढ़ने की कोशिश करें, तो हम इनके साथ हो जाएंगे, हम इनकी मदद करेंगे। मसलन अगर ये आवाम से कहते हैं जी कौमी खजाना खामोश हो जाए और चीनी का एक चम्मच कम कर दीजिए और 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाइए, लेकिन हमें नजर आना चाहिए कि जिस पत्थर को ये हमारे पेटों पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने पेटों पर भी वो पत्थर बन रहा है कि नहीं पता, इन्होंने अपने अखराजात कम किए कि नहीं किए। हमें बजट पे नजर आता है कि आवाम के ऊपर तो मुसलसल बोझ डालते चले जा रहे हैं कि फिजिकल स्पेस नहीं है। अपने हवाले से ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली का अरकान जो है उनके जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि वो सफरी अलाउंस उन्होंने बढ़ा दिया, ब्यूरोक्रेसी की मराहत पे इजाफा कर दिया, बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपनी मर्जी के लिए जो है वो कई अरब जो है वो मुख्तिस कर रहे हैं। तो अगर तो अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते तो अपना म्यार जिंदगी कम करके दिखाएं, वरना हम उठ जाएंगे, हम इनके गले में जो है वो तार तना देंगे। लेकिन अगर इन्होंने इसी तरह से किया कि आवाम से तो आप कुर्बानी देते रहे और अपने लिए जो है वो अखराजात बढ़ाते रहे, तो ये अब नहीं चलेगा। बात तो आपकी बिल्कुल बजा है कि आपको वो चीज़ें जिन सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि राइट डायरेक्शन में होती हुई नज़र आएँ तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं। शाहिदा साहिबा, आप कैसे देखती हैं आने वाले वक्त में मौजूद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा? जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा और आपने भी उस बात की हिमायत की कि आप ख़ुद इस हुकूमत का हिस्सा हैं, इनकारी नहीं है इस बात से, लेकिन ये जो बोझ है इस वक्त, जो इस वक्त अवाम सताई हुई है, तंग है, इसका तो भुगतना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को भी कल को। क्या वे फॉरवर्ड है? किस तरह देखती हैं आप कि कोई चीज़ें आपको बेहतर होती नज़र आ रही हैं? आर थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट? देखिए, कोई भी जमहूरी हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि अवाम मुश्किलात में हो, क्योंकि वो अवाम से वादा करके आते हैं, अवाम से वोट लेकर आते हैं। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, MQM, सब ने अवाम से वादा किया है कि उन्हें रिलीफ देंगे। लेकिन जो मुल्क को माशी बहरानों का सामना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट किया कि ये जो भी टैक्सेस में इजाफा है ये बहुत भारी दिल के साथ किया गया है, और हमने अपनी तमाम तर मराहत को, जो मेंबरान हैं, आप ये देख लें कि हमारी 10 सालों से एक ही तनख्वाह है कि 170, जिसके अंदर 10,000 तकरीबन हमारा निकल जाता है टैक्सेस वगैरह का, तो 160 हमें मिलता, उसके अंदर तमाम मेंबरान को अपना गुजारा करना है। ये नहीं कि हम जो है बहुत ना हमें गाड़ी मिलती है, हमें अपने यूटिलिटी खुद पे करने होते हैं, ख्वाह इस्लामाबाद के लॉजिस के हो, हमारे अपने घरों के, हर चीज हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। ये जो एक परसेप्शन दिया जाता है कि हमें बहुत ज्यादा मराहत और बहुत ज्यादा कुछ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है। और इस पे भी बहुत से मेंबरान ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिन्होंने आज तक कोई तनख्वाह नहीं ली, सदर आसिफ अली जरदारी अपनी कोई सैलरी, कोई मराहत, कोई फैसिलिटीज नहीं लेते। इसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अभी मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा बनी है MNA, उन्होंने भी नहीं लिया। और इस तरह बहुत से मुखियाजात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत दिया, वो अपनी सैलरीज वगैरह नहीं लेते। कैबिनेट के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सादगी अपनाएं। बिल्कुल, हमें वो तमाम चीजों को खत्म करना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी गाड़ियां और जो मराहत हैं उनको भी कम से कम करना चाहिए। और जो किसी को भी अगर फ्री आप यूनिट्स दे रहे हैं तो उसे भी खत्म करना चाहिए। और इस वक्त तो हम वो तमाम चीजों को, मैं नहीं समझती कि हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वे फॉरवर्ड की आपने बात की, देखिए अभी जो तजिया आया उसमें आपने देखा कि 1700 बिलियन जो है हमारे रेमिटेंस में इजाफा होगा इस साल।
اسی طرح ہمارا جو اشاریہ جو ہم بالکل ڈاؤن جا رہے تھے اور جس طرح ہم کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف ہے، پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اب پاکستان کی معاشی اشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں پولیٹیکل جماعتیں جس طرح مل کر حکومت کو ساتھ چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے. جس طرح پنجاب میں دیا جا رہا ہے سولر، اسی طرح سندھ کے اندر بھی سندھ حکومت نے غریب لوگوں کو جو ہے سولر جو ہے وہ فری پلیٹس دے رہے ہیں کہ 2 بلب اور 1 فینس کی. تو یہ ساری چیزیں ہر حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ خوشحال ہوں، اور جب تک عوام سے جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کریں گے تو یہی ڈیموکریسی دا بیسٹ ایونٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ نیکسٹ میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم تمام جماعتیں جس طرح اس وقت مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت جلد ہم اسے نکال لیں گے. امید کرتے ہیں جی واقعی اس طرح ہو. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا، اور یقیناً عوام کے لیے اس وقت مشکلات بے تحاشا ہیں. دعوے اور وعدے تو ضرور ہیں کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ریلیف کہاں تک عوام کو پہنچ رہا ہے یا نہیں، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. امید کرتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو، ایک عام آدمی کی حالت زار بہتر ہو اور ملک میں استحکام آئے. آج کے پروگرام سے اتنی. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.